तो नीचे वाला रिंग हमसे सवाल पूछेगा, है ना, कि आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी थी कि हमको एंटी एरोमेटिक बना दिया, उससे स्टेबिलिटी, मतलब हमसे स्टेबिलिटी लेके उसको दे दिया, है ना, हमको हाईली अनस्टेबल कर दिया। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं हो। ठीक है। तो मान लें कि इसको ऊपर तोड़ दो, तो ऐसी सिचुएशन में नीचे वाला रिंग क्या बन गया? एरोमेटिक। और ऊपर वाला रिंग क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक। तो ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्यों बे? फिर ऊपर वाला रिंग हमसे सवाल पूछेगा। अब मेरे लिए दोनों ही रिंग बराबर है, दोनों को स्टेबल रखना मेरी जिम्मेदारी है ना। ऐसा एक को स्टेबल करके दूसरे को अनस्टेबल नहीं कर सकता। ठीक है। इसीलिए जनरली मैं दोनों घड़ियां पहनता हूँ। आज तो भूल गया ना, एक्सेप्शन होता है ना रियल लाइफ। तो क्या करेंगे वैसे? अब ऐसे तो नहीं कर सकते, फिर तो फिर क्या करेंगे? कहेंगे भाड़ में जाओ, हम तोड़वे नहीं करेंगे, है ना, दोनों घड़ी नहीं पहनेंगे, निकाल देते इसको। अरे अभी तो कोई नहीं देख रहा है। दोनों ही घड़ी नहीं पहने मतलब तोड़वे नहीं करेंगे, ना किसी को स्टेबल ना किसी को अनस्टेबल, ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ क्या रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, पर रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक? ये नॉन एरोमेटिक बना रहे। पर अगर 5 मेंबर रिंग, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है देखो? 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन एक ही रिंग पे होते हैं ना, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाता। पर क्योंकि ये अलग अलग रिंग है, यहाँ पे हकल रूल ऐसे काम नहीं करता है। हकल रूल एक ही रिंग पे काम करता है, दो रिंग पे काम नहीं करता है। तो ऐसा करते हैं, बॉन्ड को ऐसे तोड़ देते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ तोड़ोगे तो कुछ इस टाइप का। ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और नीचे क्या आएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। दिख रहा है ना? तो क्या वो नेगेटिव चार्ज ऊपर डिलोकलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हो रहा है ना? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 3। और कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? 4। तो क्या बनेगा वो? एंटी एरोमेटिक। अच्छा। और ये नीचे वाले में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 5। और कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? 4। तो ये क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। अभी दोनों कर ही आएंगे कि हम दोनों को अनस्टेबल कर दिए, ये क्या पागलपंती। तो क्या करोगे? ये अच्छा है कि ये शिफ्टिंग सही है कि नहीं है वे? बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसा करो कि अभी ना इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट करो नीचे की तरफ, तो ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और नीचे कितना आएगा? नेगेटिव। अब ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2। और ऊपर वाला क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। और नीचे वाला में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6। तो ये भी क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। अभी दोनों ही क्या हो गए बे? स्टेबल हो गए। तो ये शिफ्टिंग करोगे कि नहीं करोगे? क्यों नहीं करेंगे? अगर शिफ्टिंग नहीं करेंगे तो ये नॉन एरोमेटिक बने रहेंगे, पर अभी शिफ्ट कर दिए तो एरोमेटिक बन गए। और इनकी एरोमेटिक बनने से इनकी स्टेबिलिटी क्या हुई बे? और हर कंपाउंड क्या होना चाहता है? तो क्या ये कंपाउंड इस बॉन्ड को नीचे की तरफ तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? बिल्कुल तोड़ेगा। ठीक है। और इस कंपाउंड का जो एक्चुअल मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। कि नीचे वाले में एक नेगेटिव चार्ज और ऊपर वाले में एक पॉजिटिव चार्ज हुआ है, और यहाँ कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा। ऐसे ही बनेगा। और ये कंपाउंड क्या बन जाएगा? ओवरऑल एरोमेटिक। तकलीफ में तो नहीं हो? ये कितने लोग अपने मन से सोच पाए थे भाई देवे? अगला वाला करो।
7 मेंबर वाला था ना। अरे 7 मेंबर हमसे जल्दी बनता नहीं, इतने साल हो गए फिर भी आज तक 7 मेंबर बनाने में। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जरा देख के बताओ। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं पे डिलोक्लाइज हो रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल में? 8। तो और जब 8 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो कंपाउंड क्या बन जाता है? एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा? क्या बोल रहे हो तुम लोग? 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सही है गलत? जब 8 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है, सही है गलत? पर ये कंपाउंड एरोमेटिक है, सही है गलत बे? तो तीनों कैसे ही हो सकते हैं? यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहे, ठीक है? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे, 2 अलग घूम रहे, 6 अलग घूम रहे, ठीक है? आठों एक साथ नहीं घूम रहे। तो अगर आठों एक साथ घूमते, एक ही रिंग में घूमते, तब उसको हम क्या बोलते? एंटी एरोमेटिक बोलते। लेकिन यहाँ पर 2 अलग घूम रहे हैं और 6 अलग घूम रहे हैं, 2 उधर अपना एरोमेटिक बना रहे, 6 अपना इधर एरोमेटिक बना रहे, क्योंकि ये एक सिंगल रिंग नहीं है, 2 अलग अलग रिंग है, और इसीलिए हक्कल रूल काम नहीं कर रहा है इस पे। ठीक है? तकलीफ में हो? तो कोई पूछे कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 8 नहीं बोलोगे, बोलोगे 2 + 6। हाँ, और जोड़ के नहीं बताओगे कभी भी। 2 + 6 कितना होता है? 2 + 6 ही रहता है यहाँ पे। पूछा तो मैंने यहीं पर। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है बे? काउंटिंग तो आती है ना दो लोगों को। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन अगर एक रिंग पे घूम रहे होते ना तो कंपाउंड एरोमेटिक बन जाता, पर अब यहाँ एक रिंग नहीं है, 2 रिंग है। तो अभी ऐसा करते हैं, इसको शिफ्ट करके कहीं तोड़ते हैं, इधर इधर ऐसा करते हैं। ऊपर तोड़ना चाहते नीचे? ऊपर ही तोड़ देते। ऊपर तोड़ोगे तो ट्रायंगुलर वाली रिंग पे, 3 मेंबर वाली रिंग पे नेगेटिव चार्ज आएगा, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाएंगे? 4। कंपाउंड क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। वो रिंग एंटी एरोमेटिक बन जाएगी। और नीचे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाएंगे? 6। तो ये क्या बन जाएगा? तो नीचे वाला एरोमेटिक बन गया, ऊपर वाला एंटी एरोमेटिक बन गया। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? पाप है ये, नहीं कर सकते ना। एक से स्टेबिलिटी लेके दूसरे को नहीं दे सकता मैं। ठीक। तो थोड़ा नीचे एक बार नीचे डिलोकलाइज करके देख लेते। अभी ऊपर वाले में क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और ऊपर वाला रिंग क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। देख रहा है? पर नीचे वाला 7 मेंबर रिंग है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाएंगे, वो क्या बन जाएगा? तो ये कर सकते हैं कि नहीं? ये भी नहीं कर सकते, तो फिर करेंगे अब? कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ के रख। और क्या बनाएंगे? नॉन एरोमेटिक। ये कितने लोग सही सही सोच पाए थे अपने मन से? बाकी पता नहीं क्या। अगला क्या था? ये कहाँ से आ रहा है? नहीं। यहाँ देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है भाई इसमें। 12। देख रहा है ना? एक ही रिंग पे घूमते तो
एंटी एरोमेटिक बोलते, पर अब दो रिंग है तोड़ते, है ना? किधर तोड़ दें? ऊपर तोड़ना चाहते हो तो ऊपर तोड़ेंगे तो टाइम बच जाएगा, नहीं? ऊपर तोड़ेंगे तो ऊपर वाले रिंग पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और नीचे वाले रिंग पे पॉजिटिव चार्ज। तो ऊपर वाले रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाएंगे? 6। और नीचे वाले रिंग में 6। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6 + 6 12, नहीं? ऊपर वाला रिंग भी एरोमेटिक बन गया और नीचे वाला रिंग भी एरोमेटिक बन गया। ये काम करोगे कि नहीं करोगे? कहाँ ही नहीं करेंगे भाई, एकदम खुशी से करेंगे। और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, बीच में थोड़ा थोड़ा ये बनेगा। और कंपाउंड क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। समझ तो नहीं रहे हो? समझ रहे हो ना बे? अगला क्या था? ये बड़ा गंदा बनाया यार मैंने। यही था कंपाउंड, दिख रहा है ना? कितने इलेक्ट्रॉन? 10। ठीक है, एक रिंग पे घूमता तो हम इसको क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक बोलते है ना? पर एंटी एरोमेटिक, अरे यार हमसे गलत बुलवा देते हैं सब। एंटी एरोमेटिक कौन बोला है? उतना पीछे से इन्फ्लुएंस कर रहा है मुझे, हैं? अब मैं थोड़ा बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता, बहुत जल्दी, है ना? हाँ, कन्विंसिंग पावर मेरी बहुत बेकार है। मैं बहुत जल्दी कन्विंस हो जाता, है ना? हाँ सही, मजाक नहीं कर रहा। कल कल तो लो में क्लास है। कल क्लास है तो उसके लिए ऑलरेडी मैनेजमेंट मुझे कन्विंस कर चुका है ना? अब फिर तुम कैसे कन्विंस करोगे नहीं कल क्लास मत रखो, है ना? वो तो उधर बोलना पड़ेगा। बहुत जल्दी कन्विंस हुआ तो बोला संडे को सर काम करना है, हम कहा नहीं। कि सर आ जाइए, ठीक है, आ जाता। मैं बार्गेनिंग नहीं कर पाता, मैं जाता हूँ ऐसे। अरे समोसा यार तुम लोग, देखो सिलेक्शन होगा तो हम तुम्हें वैसे ही पार्टी देंगे, बहुत बढ़िया वाले, किसी भी अच्छी जगह, कहीं बारहवीं नेशन में जाकर खा लेंगे, ठीक है? बुफे अनलिमिटेड, जितना खाना उतना खाओ। हाँ, ये बस, अबे थोड़ा तो बड़ा सोचो, है ना? समोसे पे ही खुश हो जाते हैं, समोसा खिला दो बस। अरे यार, ये लाइन मैंने सुनी है कहीं, कि समोसा खिला दिए राम जी भला करेंगे। ये लाइन लेटेस्ट में ही कहीं सुनी। नहीं 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 नहीं, उससे जस्ट पहले कहीं सुनी थी। हाँ हाँ हाँ, मंदिर दर्शन से निकल रहा था वहां से, वहां किनारे पे क्या किया जाए? नहीं नहीं, खिलाया मैंने। मैंने कहा ना, मैंने कहा ना, मैं कन्विंस हो जाता वो जल्दी। मैं अमीना बाजार में जाता हूँ, वहां पे 1,000 का सामान दे रहा था, पता नहीं क्या, वो जैकेट खरीदने गया था। 1,000 रुपये बजा। मैंने कहा भैया 800 का दे दो, कह रहा नहीं मिलेगा। मैं कहा 900 तो कर दो, कह रहा नहीं मिलेगा, फिक्स रेट नहीं दिख रहा। तो मैं 1,000 का लेके आया उसको, है ना? वहीं मम्मी गई, मम्मी को लेके गया मैं। वो बोलती कि वो 1,000 का है। कह रहा है 100 रुपये का सामान है ये, 150 रुपया देगा। फिर वही पैरों में पड़ गया कि अरे मम्मी जी ऐसा मत करिए आप, 500 ले लीजिए, 500 में ले लीजिए। क्या नहीं, 150 रुपया। फिर वो फाइनली में 200 में लेके आए। कैसी बार्गेनिंग स्किल है यार, मैं बार्गेन कर ही नहीं पाता हूँ। टैलेंट होता है बार्गेनिंग की।
यार समोसे के पीछे पड़ गए यार तुम। इस कंपाउंड को देखते हैं। अच्छा चलो ये कंपाउंड सही से बताओ तो फिर बताते। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? अबे ये समोसे पे सुई अटक गई इनके यार। अच्छा चलो कल खिला देंगे, ठीक है? कल संडे ना। क्या कह रहे हैं? अरे नहीं यार, क्लास रहेगी तो कैंटीन भी खुले रहेगी। क्या? तो तुम लोग मेरे भरोसे आए हो गया यहाँ पे? अबे समोसा मत खाया करो, बकवास चीज होता है। पिज्जा और बकवास होता है। ये क्वेश्चन पहले कर। अरे यार, ये समोसा आता कैसे है? नहीं नहीं, अरे वो पैसा तो ठीक है, कैंटीन से बोलना पड़ेगा ना। कौन बोलेगा जाके? मैं कैसे बोलूंगा? वो सूर्या होगा ना, उसको बोलो। अरे वो सूर्य, ये कहाँ गया सूर्य? सूर्य भैया बुलाओ। अरे तेरे पास नंबर भी है उनका, बता। बड़े बदतमीज हैं सब। अरे बर्थडे नहीं है मेरा यार, मेरा बर्थडे खैर। अरे नहीं, बर्थडे बर्थडे बीत गया, तुम लोगों को पार्टी देने के लायक नहीं रह जाऊंगा मैं। मेरा बर्थडे अगस्त में पड़ता। हाँ, तो अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अरे अब तो करो, मंगवा रहे हैं अभी करो। यहाँ भी कन्विंस हो गया मैं, बताओ। अबे एनिवर्सरी भी नहीं है यार। एनिवर्सरी कब है यार? फैब में एनिवर्सरी नहीं होती मेरी। फैब में क्या होता है? वैलेंटाइन डे की पार्टी तुमको कहाँ देंगे बे? वो बुलाया कि नहीं तूने? अबे सॉरी, वो फोन किया कि नहीं तूने? कर दिया ना, ठीक। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ देख। यहाँ पर देखो, ऐसे तो अभी इसको कुछ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं बोल सकते, पर अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करे, ध्यान से देख। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करो तो ये कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा। ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। ध्यान से फॉलो करना, ठीक है? तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये पाई बॉन्ड टूट गया, अबे टूटना। ये पाई बॉन्ड भी टूट गया। इस जगह पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, यही आ रहा है। अब ये आ रहा ना। अच्छा थोड़ी देर के लिए, अगर थोड़ी देर के लिए इस पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर को भूल जाए, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, है ना, अभी याद करने की जरूरत नहीं है। तो उस वाले स्ट्रक्चर में 5 मेंबर रिंग है और नेगेटिव चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो क्या वो वाला रिंग एरोमेटिक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? वो वाला रिंग एरोमेटिक बन गया। अच्छा अगर थोड़ी देर के लिए इसको भूल जा, तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 7। और कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6। तो ये रिंग भी क्या हो गया? एरोमेटिक। तो ये रिंग में भी 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो रिंग में भी 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6 + 6। पर अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो शुरू वाले मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10। लेकिन अभी घूम कितना रहे हैं? 6 + 6। तो ये कैसे हुआ भाई कि शुरू में 10 ही इलेक्ट्रॉन थे और बाद में 12 अलग अलग 6 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये कॉमन है। ये ये इलेक्ट्रॉन इधर भी घूम रहे हैं और ये इधर भी घूम रहे हैं, ठीक है?
और जब इधर वाला रेजोनेंस होगा तो वाला रेजोनेंस नहीं होगा, और जब उधर वाला रेजोनेंस होगा तो ये वाला नहीं होगा। गिन के थोड़ा मंगवा दीजिए, इन सब खा लो। क्या ऐसी है, क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं ऐसे ही कन्विंस हो गया था, मेरी एक्स ने मुझे बोला कि यू डिजर्व बेटर, और मैं कन्विंस हो गया, मैं ले आया उससे बेटर। एक और ये वाला देखते हैं, वो लिखिए हो। तो यहां पर एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या बनेगा, जो कंपाउंड होगा ना उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। एक्चुअल मॉलिक्यूल ऐसा होगा, ये आएगा, देख रहा। और 6 इलेक्ट्रॉन एक रिंग में और 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे रिंग में घूमेगा, दोनों कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएगा और पूरा कंपाउंड भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक, तकलीफ में तो नहीं हो, पढ़ा रहे हैं सब। लिखो, इफेक्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, इफेक्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। अरे नहीं, खर्चा नहीं, मैं कहीं और चला गया था सर। मैं कहाँ था, मैं जोन आउट हो गया था क्या। हाँ ठीक है, सॉरी। ऐसा क्लास में करता नहीं हूँ मैं, पता नहीं क्यों। खैर, लिखो, इफेक्ट ऑफ एरोमेटिसिटी में पहला मैं क्वेश्चन देख रहा था कि कौन सा क्वेश्चन पहले पूछा जाए तुम लोग। ठीक है, लिखो, वाई एनिलीन, लिखो उसमें इफेक्ट ऑफ एरोमेटिसिटी में, वाई एनिलीन। हाँ, क्वेश्चन है, वाई एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर बेस, इज स्ट्रॉन्गर बेस देन पायरॉल। आई होप कि सबको एनिलीन और पायरॉल क्या होते हैं ये पता होगा। नहीं, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बना देता हूँ। हाँ, वो जानबूझ के छोड़ा। इसमें से एक पायरॉल है और एक एनिलीन है, ये नहीं बताएंगे कौन पायरॉल है कौन एनिलीन। करो, सबको नहीं पता होता। यहाँ दोनों ही कंपाउंड्स के पास नाइट्रोजन है, दोनों ही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और दोनों ही नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व, दिख रहा है ना बे। दोनों में ही 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें 3 में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और 2 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर, दिख रहा है। ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है। इसके बावजूद भी एनिलीन एक स्ट्रॉन्गर बेस बनता है देन पायरॉल, पता नहीं, सोचो क्या रीजन हो सकता है। तो मैं तुम्हें हेल्प के लिए बता देता हूँ, पहला वाला पायरॉल और दूसरा वाला एनिलीन। ठीक है, करो।
सोचो तो 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास सोचने के लिए। ठीक। कितने लोगों के पास एक प्रॉपर रीजन है जो ये बता सकता है कि जो पहला वाला कंपाउंड है वो लेस बेसिक होगा देन दूसरा वाला कंपाउंड? लाइक पायरॉल लेस बेसिक है देन एनिलीन, या एनिलीन स्ट्रॉन्गर बेस है देन पायरॉल? कितने लोग पास कोई एक जेन्युइन रीजन है, कोई भी एक रीजन है? हाथ उठाओ। क्या लगता है तुझे? हम्म। ठीक है। जो लोन पेयर तो उसका भी रेजोनेंस में जा रहा है। हम्म। समझ में आ रहा है, शब्दों में नहीं बयां कर पा रहे? नहीं, बैठ जा। तू कर रहा है? हाँ हाँ। तुझसे उम्मीद नहीं है मुझे, यही बताएगा। हाँ बोल। दोनों में ही कॉमन चीजों की बात नहीं करेंगे, दोनों में ही 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों में ही 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लोन पेयर अवेलेबल। किसमें? पायरॉल में नहीं है? पायरॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख। पायरॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है तो उसमें देख कि पहला और आखिरी वाले में लोन पेयर अवेलेबल है, लेकिन बीच के 3 वाले में नहीं है। तो वो तो एनिलीन में भी नहीं होगा। क्यों? क्यों? ये तो एनिलीन में भी है। वो तो एनिलीन में भी है, अनचार्ज्ड है ना। अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो 2 अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनिलीन में भी बन रहे हैं, पायरॉल में भी बन रहे हैं। 3 चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनिलीन में भी बन रहे हैं, पायरॉल में भी बन रहे हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी दोनों में सेम है ना? तो तू फिर कंपेयर किसका कर रहा है? लोन पेयर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लोन पेयर एनिलीन में भी अवेलेबल है और पायरॉल में भी अवेलेबल है। और एनिलीन में तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो कम बेसिक होता है।
बैठ जा बैठ जा, क्या बोलते रहते हैं सब। और कोई कुछ कहना चाहता है तू बे, बीच में? हाँ, कुछ तो बोल, जय श्री राम छोड़ के कुछ भी बोल इस कंपाउंड के बारे में। जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है या वीकर बेस होता है? ज़्यादा स्टेबल होगा तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कम रिएक्टिव? तो एसिड से जल्दी से रिएक्ट करेगा कि धीरे धीरे? किसी भी जब रिएक्ट धीरे करेगा तो एसिड से स्लो रिएक्ट करेगा या फास्ट? बैठ जा फिर। और किसी के पास कोई आंसर? किसी के भी पास, किसी के भी पास? ठीक, दो तरीके से इसको समझा जा सकता है। एक लुईस बेस कॉन्सेप्ट से और दूसरा ब्रॉन्स्टेड बेस कॉन्सेप्ट से। लुईस बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई बताएगा? जो H प्लस डोनेट करते हैं वो लुईस एसिड बनते हैं। और ये लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रॉन्स्टेड नहीं पता? पता तुझे लुईस भी नहीं है, बैठ जा। तू खड़े हुए, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है? कहाँ जोन आउट? तू भी क्लास में नहीं थी क्या मेंटली? तू कहाँ खड़ी हो रही है यार? इसको बोल रहा हूँ मैं, भैंगा हूँ क्या मैं? इसको बोल रहे वो खड़ी हो रही। क्या जो उसने बताया वही? अगर वही उसने बताया होता तो मैं उससे, खैर। अ, तू अपना बता। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी तुझे नहीं पता? बैठ जा, तू कर रहा। हाँ हाँ। ये लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। ब्रॉन्स्टेड में क्या होता है फिर? इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर एसिड होता है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बेस। अपनी कोई किताब लिख रहे हो क्या? बैठ जाओ। तुझसे तो पूछेंगे नहीं, ये पहले से सर हमसे मत पूछना बस। इतना जलील मत करो प्लीज। नहीं, मन में तो यही बोला तूने। खैर, तू बतावे उसके पीछे। अपने भाई के साथ क्यों नहीं बैठता? लड़ाई करके बैठा तो उससे? क्या? वो पढ़ने नहीं देता है? नहीं बे, खाना भी ज्यादा खा लिया तूने, पढ़ाई भी ज्यादा कर रहा तो पीटता नहीं है? उल्टा तुझे तो चोट नहीं लगती है? कोई नहीं, तो तू अपना निकाल के इसका दे देना एग्जाम। रहता तो ही है, उससे एग्जाम दिलवाना है तुझे? तो पढ़ाई क्या नहीं करता? लुईस बेस कॉन्सेप्ट बता फिर। बैठ। किसी को भी पूरी क्लास में लुईस बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट दोनों पता है? वो हाथ उठा। क्या मैंने क्लास में पढ़ाया है? ये बस याद है कि मैंने पढ़ाया है। कौन बोला एब्सेंट था? आज कहाँ आ गया? तुझे तो एब्सेंट रहना चाहिए था हमेशा, सिर्फ क्लास में नहीं। लुईस बेस कॉन्सेप्ट कहता है, लुईस साहब के हिसाब से एसिड और बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, वो बनते हैं लुईस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या बनते हैं? लुईस एसिड।
ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट ये कहता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस बनता है, और जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो क्या बनता है, एसिड। प्रोटॉन डोनर एसिड बनते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। ये ब्रॉन्स्टेड साहब का कॉन्सेप्ट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो बेस बनते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड बनते हैं। ये लुईस साहब का कॉन्सेप्ट। दोनों में कंफ्यूज मत हुआ करो। हाँ, तू खड़ा हो। हाँ हाँ, बता अभी क्या बता मैं। तो इसीलिए तो कहा कि तुझे प्रेजेंट ही नहीं होना चाहिए था। 2 बार रिपीट किया मैंने। किसके बारे में? खैर, पापा के लिए दुख हो रहा है तुम्हारे। बैठ जाओ। तू खड़ा हो डायगनली जो उसके। हाँ हाँ, तूने तो सुना होगा। बता। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड कहते हैं। और ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस। उल्टा बोल रहा है फिर से। सही से बोल। हाँ, जो एच प्रोटॉन मतलब जो H प्लस देगा वो एसिड होगा, और जो H प्लस लेगा वो बेस बन जाए। ठीक है, बैठ जा बैठ जा। पहले समझते हैं लुईस का कॉन्सेप्ट। है ना, लुईस के कॉन्सेप्ट से दोनों से समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लोन पेयर को ध्यान से देखो, दोनों में ही लोन पेयर डिलोकलाइज्ड हो रहा है। पर अगर इस लोन पेयर को डिलोकलाइज नहीं करता ये कंपाउंड, तो क्या ये एरोमेटिक होता कि नहीं होता? होता है। वो लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं करने से वो ज्यादा एरोमेटिक। ठीक है। पर बिना लोन पेयर डिलोकलाइज किए क्या ये एरोमेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसका लोन पेयर इन्वॉल्व है एरोमेटिसिटी में, एरोमेटिसिटी को जनरेट करने में। ठीक है। और इसका लोन पेयर इन्वॉल्व है एरोमेटिसिटी को रोकने में। दिख रहा है? तो कौन सा मॉलिक्यूल चाहेगा कि उसका लोन पेयर जल्दी जल्दी चला जाए? जो कि जो स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं बे? तो अगर घर में एक ऐसा लड़का है जो कि काम कर रहा है, पूरे घर में सब जगह भाग भाग के सारे काम कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसके घर वाले चाहेंगे कि ये लड़का बाहर जाए कहीं? नहीं चाहे। पर उनके जैसे लोग बैठे हुए हैं, तो घर वाले चाहेंगे जल्दी से भागे, ये और स्टेबिलिटी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर कौन अपना लोन पर इजिली देना चाहेगा? एनिलीन। तो अगर इजिली देगा तो कैसा बेस बनेगा? एनिलीन। तो एनिलीन कैसा बेस होता है? स्ट्रॉन्गर बेस। अच्छा, इसको ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। ऐसा करो, दोनों को एक एक H प्लस दे दो। देख लेते हैं H प्लस खाने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा है। ठीक है। तो दोनों H प्लस लेंगे, ये बन जाएगा NH3 प्लस और ये बन जाएगा NH2। देख रहा? लोन पे H प्लस लेने के बाद ये कंपाउंड अभी भी क्या है? एरोमेटिक दिख रहा है। लेकिन H प्लस लेने के बाद ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है? नहीं है। तो पहले ये नॉन एरोमेटिक था, पहले ये एरोमेटिक था, H प्लस लेते ही क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। पहले ये थोड़ा कम एरोमेटिक था, और H प्लस लेते ही ये क्या बन गया? एक मोर एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो कौन H प्लस को जल्दी से एक्सेप्ट करना चाहेगा? एनिलीन। तो कौन स्ट्रॉन्गर बेस बनेगा? एनिलीन, जो स्ट्रॉन्गर बेस होता है। ठीक है। क्या रीजन लिखोगे? लिखो अपने मन से। अपने मन से रीजन लिख पाओगे? ये सारी चीजें खुद से सोचनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। मेरे बताने के बाद तो बता लोगे ना?
तो मैं लिखवा देता हूँ, जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं उनके लिए मैं लिखवा देता हूँ। लिखो, कंजुगेट एसिड ऑफ एनिलीन इज एरोमेटिक वाइल पायरॉल इज नॉन एरोमेटिक। ये एक अच्छा रीज़न है, उससे समझा जा सकता है। एक और क्वेश्चन। लिखो, वाई साइक्लोपेंटा 1,3 डाइईन, वाई साइक्लोपेंटा 1,3 डाइईन इज एसिडिक। अब इससे पहले कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आए, कुछ लोगों के लिए तो सबसे मुश्किल टास्क होगा कि भैया ये कंपाउंड का फोटो बना लें। तो पहले इस कंपाउंड का फोटो बना। कौन बोला? क्वेश्चन रिपीट कर दो, सुनाई नहीं दिया तुझे? वाई साइक्लोपेंटा 1,3 डाइईन इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक हाइड्रोजन जानते हो तुम लोग किसको कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन, ये कंपाउंड देखो ध्यान से, साइक्लोपेंटा 1,3 डाइईन का फोटो बनाओगे ना, ये बनेगा। दिख रहा है? अबे दिख रहा है ना? ये कंपाउंड एसिडिक क्यों है, ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? और क्वेश्चन समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि एसिडिक हाइड्रोजन होता क्या। कोई बता सकता है एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? कोई भी? मैं बताता हूं। जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से या फिर हेलोजन से जुड़ा रहता है, वो हाइड्रोजन को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन कंसिडर करते हैं। जैसे जैसे H2SO4 देखा है? अब H2SO4 देखा है ना? H2SO4 का जब फोटो बनाओगे, ये बनता है। ये है ना भाई H2SO4 का फोटो? कितने हाइड्रोजन है H2SO4 के पास? दो। दो है ना? और दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन से। और इसी वजह से H2SO4 से कितने हाइड्रोजन निकलते हैं? दो निकलते। HCl में देख, H और Cl का बॉन्ड है। H किससे जुड़ा हुआ है? हेलोजेंस, है ना? तो क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा कि नहीं होगा? और इसीलिए HCl भी क्या होता है? एसिडिक होता है। H3PO4 देखा है तुमने? यहां पर कितने हाइड्रोजन है H3PO4 में? तीन। और कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? तीनों। इसलिए H3PO4 कितने हाइड्रोजन देता है? अरे कितना हाइड्रोजन देता है? तीन हाइड्रोजन देता है। पर ये स्ट्रक्चर है H3PO3 का। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? तीन है, तो तीन। पर कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं? सिर्फ दो। और इसीलिए H3PO3 का जो बेसिसिटी होता है वो सिर्फ कितने हाइड्रोजन देता है? सिर्फ दो ही हाइड्रोजन देता है। तो हाइड्रोजन जितना होता है वो बेसिक नहीं होता। हाइड्रोजन जितना देता वही उसका एसिडिटी होता है या बेसिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है? H3PO2 में देखो कितने हाइड्रोजन है? तीन। पर कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? और इसीलिए H3PO2 कितना हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है? एक। एसिटिक एसिड देखो, एसिटिक एसिड में कितने हाइड्रोजन है? चार। और लेकिन ये H प्लस कितना देता है? एक ही H प्लस देता है। और क्यों ये एक ही H प्लस देता है? तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ। मीथेन में कितने हाइड्रोजन है? इथेन में छह। कितना हाइड्रोजन देता है ये? एक भी नहीं। इथेन मीथेन ये सब एसिडिक होते ही नहीं।
कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होगा कि नहीं होगा? नहीं हो। सिर्फ ऑक्सीजन और हेलोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन ही एसिडिक होते हैं, वही H प्लस के फॉर्म में निकलते हैं। ये जो कंपाउंड बनाया मैंने, साइक्लोपेंटा 1,3-डाइन, इसमें खाली कार्बन और हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन कार्बन से ही जुड़े हैं, सिर्फ कार्बन से, इसके बावजूद भी एसिडिक। क्वेश्चन ये है क्यों? होना नहीं चाहिए था, पर ये होता। रीजन बताएं। कितने लोगों के पास कुछ ना कुछ रीजन है? कुछ है रीजन तेरे पास? बता क्या सोच रहे? लोन पेयर कैसे लेगा? दिखा ना जरा, कैसे लोन पेयर लेगा? लोन पेयर लेने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होना चाहिए, नहीं है? नहीं। और ये लुईस एसिड नहीं होता, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है, H प्लस देता है। बैठ जा। हाँ बोल। क्या? क्वेश्चन वो था ही नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन ही क्यों एसिडिक होते हैं। वो लिखा हुआ है। हाँ, वो क्वेश्चन का आंसर देना है। तू तब से वही क्वेश्चन पे सोच रही है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए, हेलोजन और ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्यों एसिडिक होते हैं। हाँ, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से एसिडिक होते हैं, वो सही है। पर मेरा क्वेश्चन वो था ही नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये क्यों है, ये क्यों एसिडिक है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। इनको पता नहीं कि क्वेश्चन क्या है। हाँ, नहीं करेंगे हम, कहे नंबर ही करें। तुमको आईपीएससी नेमिंग सिखाई है कि नहीं सिखाई है? ये बनाया होगा तूने, तो ये अलग है। मैं बताता, तूने तूने ऐसा बनाया होगा, ऐसा। यही बनाया ना? यही बनाया कि नहीं बनाया? ये यही है ना?
चार्ज डेंसिटी किसका, पॉजिटिव का नेगेटिव का? तो नेगेटिव का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, उसकी वजह से तो बेसिक नेचर बढ़ेगा ना। अपने आंसर के सपोर्ट में लॉजिक देने, बैठ जा। और कोई? तो दावे पीछे। अगर यहां से ये कंपाउंड ध्यान से देख, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, और इन सब जगह पे भी एक हाइड्रोजन है। अगर यहाँ से मैं H प्लस के फॉर्म में निकाल देता हूँ, तो इस जगह पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दिख रहा है? क्या ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है? बैठ जा, बैठ जा। ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज जब डिलोकलाइज हो रहा है तो उस रिंग पे 6 इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन है, जिसकी वजह से रिंग क्या बन जा रहा है, एरोमेटिक। पहले क्या था ये, नॉन एरोमेटिक, और अब H प्लस देने के बाद क्या बन गया, एरोमेटिक। तो H प्लस देना आसान होगा इसके लिए या मुश्किल होगा? बहुत आसान होगा, H प्लस देगा, और इसी वजह से, और जो H प्लस देता है वो क्या बनता है, एसिड। इसीलिए ये कंपाउंड एसिडिक होता है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसमें कोई भी हेलोजन और ऑक्सीजन नहीं है। तकलीफ में हो, यही सोचना होता है। अच्छा एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बे? बढ़ता है, घटता है? बढ़ता है। इन दोनों कंपाउंड में, ए और बी दो कंपाउंड है, इसमें किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा लग रहा है तुम्हें? बी का ज्यादा लग रहा है? अरे बी का ज्यादा है ना? हाँ यार, बी का ही ज्यादा हो गया। इन दोनों में किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है, बी बाद में बनाया है, बी वाले को ए कर दिए हैं, ठीक है। किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है? बी का। मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हल्के मॉलिक्यूल को उड़ाना ज़्यादा आसान होता है कि भारी मॉलिक्यूल को भी? हल्के मॉलिक्यूल को उड़ाना ज़्यादा आसान। तो इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? अरे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, पर होता किसका है, ए का। लिखो, सरफेस एरिया किसका बड़ा है? सरफेस एरिया। लिखो, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। और ए और बी का फोटो बनाना पड़ेगा। तुम्हारे पास समय है 1 मिनट का सोचने के लिए।
ठीक। कितने लोगों के पास एक प्रॉपर रीजन है जिससे कि वो बता सके कि इसमें से कौन सा ए का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होगा? बोल। एरो का एरोमेटिक कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, नहीं? हाँ, सोडियम वाटर में कौन ज़्यादा स्टेबल है? सोडियम और वाटर में कौन ज़्यादा स्टेबल? श्योर? सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, पानी ऐसे पड़ा रहता है, रिएक्ट नहीं करता, पता है ना? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा? तो तू ही कह रहा है कि सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तू ही कह रहा है कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, और तू ही कह रहा है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये तीनों मिल के एक वहाँ का नहीं पता। तूने बोला कि जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यही बोला ना तूने? हाँ ठीक है, यही बता फिर चल। हाँ, तो स्टेबल ज़्यादा हो गया तो? हाँ, तो मतलब जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये कह रहा है तू? बैठ जा, बैठ जा। बॉइलिंग पॉइंट का स्टेबिलिटी से कुछ लेना देना ही नहीं। और कोई कुछ कहना चाहता? तू कुछ कहना चाहता? पीछे एकदम। कुछ तो लगता होगा। एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि पहला वाला एरोमेटिक है ना, और एरोमेटिक ये ऐसे नहीं बनेगा। इसका जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा ए का, ए का एक्चुअल मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होगा। ए का एक्चुअल मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो। अरे यार क्या कर रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या डिलोकलाइज हो रहा है? नेगेटिव चार्ज। यही तो है एक्चुअल मॉलिक्यूल, है ना भाई? तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा सेपरेट हो गया, पर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी भी साइड सेपरेट नहीं हो रहा है। तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा? पोलर होगा। और ये वाला कंपाउंड क्या होगा? नॉन पोलर। दिख रहा है? अबे दिख रहा है कि नहीं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और पोलर मॉलिक्यूल में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है? डाइपोल डाइपोल। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है? डाइपोल डाइपोल। तो एक पोलर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? पोलर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है? और इसी वजह से ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। तकलीफ में हो? ये कितने लोग सोच पाए थे भाई तुम्हें? बोले तो नहीं। पोलर नॉन पोलर से और क्या क्वेश्चन आ सकता है? इन दोनों में पानी में सॉल्बिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ए की ज्यादा होगी या बी की? वे ए की ज्यादा होगी, दिख रहा है ना? क्योंकि ए पोलर, और पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर पोलर मॉलिक्यूल बहुत इजीली डिसॉल्व होता है। यहाँ दोनों में ही डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड। तो ये दोनों ही बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं। ए के अबाउट रोटेशन फ्री है और बी के अबाउट रोटेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड। ऐसा क्यों भी? बी के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है और ए के अबाउट रोटेशन फ्री क्यों है? ये भी तो डबल बॉन्ड है। तो बी के अबाउट, बी में बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? प्योर डबल बॉन्ड। पर ए में बॉन्ड टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? टूट रहा है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, बाकी 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है। इस जगह पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, और इसी वजह से
वहाँ पे रोटेशन क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। अगर इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं y, कौन बड़ा होगा भाई? x बड़ा होगा भाई। समझ में आ रही है बात? ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इस एरोमेटिसिटी से अपन सीख सकते। तकलीफ में हो? लिखो रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? डेफिनेशन लिखो, पहले मैं ही लिखवा देता हूँ, मैं तुम मुझसे एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ कि तुम्हें पता हो। देखो अभी तक मैंने तुम लोगों को जो पढ़ाया है, जितने भी इफेक्ट, पहला कौन सा इफेक्ट पढ़ाया था? ले इनको याद है नहीं। पहला इफेक्ट क्या पढ़ाया था? स्टेरिक हिंड्रेंस। याद आ रहा है? जब स्टेरिक हिंड्रेंस में बोलता हूँ ना, तो दिमाग में तुम्हारे वो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला टॉपिक आना चाहिए, जो मैंने पढ़ाया था कि स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है। ठीक है? और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या क्या अफेक्ट पड़ता है मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है? समझ में आता है? स्टेरिक हिंड्रेंस से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी ही घटती। इसके बाद पढ़ाया था मैंने कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप कि तुम्हारे दिमाग में इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा हो कि आखिर है क्या। इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं? सिग्मा। पार्शियली कि कंप्लीटली वे? अपने मन से कि किसी के आने की वजह से? अपने मन से। दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट लगते हैं, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ की डोनेट? अरे बोल। अब जो नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब कि उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। ठीक है? इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। और माइनस आई का मतलब विड्रॉ। उसकी वजह से चार इफेक्ट बताए थे, है ना? पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप? यहीं बैठ के गलत बोले। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप? तो जो कुछ कुछ बोल रहे हैं, है ना, वो उनसे तो बेटर ही हैं जो कुछ नहीं बोल रहे। तो अगर तुम कुछ नहीं बोल रहे इसका मतलब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में कुछ चमक ही नहीं रहा है, तुम्हारे दिमाग में कुछ बन ही नहीं रहा है। ठीक है? तो गलत ही बोलो पर बोलो तो एटलीस्ट। विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कार्बोकेटायन की या डोनेटिंग ग्रुप? और ये लाइन मैंने लिखवाई हुई। तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? घटाएगा। और कार्बेनायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा? विड्रॉइंग ग्रुप। समझ में आता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाएगा? विड्रॉइंग ग्रुप। और बेसिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाएगा? डोनेटिंग ग्रुप। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ठीक है। इसके बाद पढ़ाए थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये क्योंकि टेम्परेरी इफेक्ट था इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन किए ही नहीं। और इसके बाद क्या पढ़ाए थे? रेजोनेटिंग इफेक्ट। और रेजोनेटिंग इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं? पाई वाले। कंप्लीट होता है कि पार्शियल? अपने मन से होता है तो किसी के आने की वजह से? अपने मन से। परमानेंट इफेक्ट की टेम्परेरी पे? दो टाइप का रेजोनेटिंग इफेक्ट पढ़ाए थे, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर कहाँ लगता है, माइनस आर कहाँ लगता है, ये तुम्हें पता है? अरे पता है ना? और नहीं पता हो तो निकाल सकते हो क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के निकाल लेंगे। इसके लिए स्टेबिलिटी पे मैंने बहुत सारे स्टेबिलिटी के ऑर्डर बताए थे। एक बताया था इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? डोनेटिंग ग्रुप। और डोनेटिंग ग्रुप मतलब वो वाला डोनेटिंग ग्रुप जो प्लस आर लगा रहा है, इंडक्टिव की बात नहीं हो रही यहाँ पे।
और जो प्लस आर लगा रहे होंगे उनका नेसेसरली जरूरी है ऑर्थो और पैरा पे प्रेजेंट होना, मेटा पोजीशन से पर आर नहीं लगता। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा? डोनेटिंग ग्रुप। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? विड्रॉइंग ग्रुप। फिर से मेटा पोजीशन से नहीं कुछ लगेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाएगा? बे विड्रॉइंग। जब इंडक्टिव में विड्रॉइंग बढ़ा रहे तो यहाँ भी विड्रॉइंग ही बढ़ाएगा। भूल जाते हो क्या तो लोग? बढ़िया से रिवाइज कर लो, कंफ्यूज हुए तो एग्जाम में सीधा गलत आंसर दोगे। और बेसिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाएगा? डोनेटिंग ग्रुप। हाँ, अब बेंजोइक एसिड और एनिलीन होगा तो ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई रहेगा तो वहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है तुम्हें पता है? अगला है ऑन 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 क्या पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे रेजोनेटिंग इफेक्ट पढ़ाए थे। तो अगर प्लस आर लगा रहा होगा तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो कैसा ग्रुप बनेगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और अगर माइनस आर लगा रहा होगा तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा। तो कैसा ग्रुप बनेगा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ में आ रहा है? तो जो प्लस आर लगा रहे होंगे वो सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और जो माइनस आर लगा रहे होंगे वो सब मेटा डायरेक्टिंग। फिर आता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं? सिग्मा कंप्लीटली डिलोकलाइज्ड होता है। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी पे हाइपर कंजुगेशन के बारे में बताया था कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे भी बताया था, जो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और वो मोर एक्टिवेटिंग और मोर डायरेक्टिंग होगी। और इसके बाद आता है एरोमेटिसिटी। तो ये सारे इफेक्ट का जो इफेक्ट है मैंने अलग अलग पढ़ाया, देख रहे हो ना? अब ये सारे इफेक्ट का इफेक्ट एक साथ पढ़ाएंगे, एक साथ यूज करेंगे। जब इंडक्टिव पढ़ा रहे थे तो रेजोनेंस का एक भी डिस्कशन नहीं किया मैंने, है ना, खाली इंडक्टिव के इफेक्ट की डिस्कशन किया। जब रेजोनेंस पढ़ा रहे थे तो इंडक्टिव थोड़ा थोड़ा डिस्कस हुआ था, पर हाइपर कंजुगेशन डिस्कस नहीं हुआ। जब हाइपर कंजुगेशन डिस्कस हो रहा था तो शायद रेजोनेंस डिस्कस नहीं हो रहा था, और इंडक्टिव बहुत थोड़ा थोड़ा डिस्कस हो रहा था। एरोमेटिसिटी डिस्कस कर रहे हैं तो और कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे, खाली एरोमेटिसिटी डिस्कस कर रहे हैं। अब भी इन सबको कंबाइन करके एक साथ डिस्कस करेंगे कि अगर किसी कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में सब लग रहा हो, स्टेरिक हिंड्रेंस भी लग रहा हो उसे, तब फिर उसकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करें? ठीक है, इसको अभी पढ़ें एक साथ कंबाइन। लिखो रिएक्शन इंटरमीडिएट। द स्पेसीज विच आर not part of which are not part of reactant or product, the species which are not part of reactant or product are called sorry, reaction, the species which are not part of reactant or product, cut दे, उसके are called को cut दे, but affect the rate of reaction, or product of reaction are called reaction intermediate. एक ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट वो होते हैं ना, जो ना तो रिएक्टेंट के पार्ट होते हैं और ना ही प्रोडक्ट के पार्ट होते हैं, लेकिन वो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। ठीक है, तो ना तो वो रिएक्शन के स्टार्टिंग में रहेंगे और ना ही बाद में रहेंगे, बीच में बनेंगे और बीच में ही गायब हो जाते हैं। लेकिन अब वो बीच में बनते हैं और बीच में गायब हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक ही क्वेश्चन,
राइट द मेजर प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन। तुम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हो कभी और इधर उधर क्वेश्चन कभी लगाया हो, हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। और मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होता है, हमेशा इंटरमीडिएट से डिसाइड होता है, हमेशा। तो अगर एक बार तुम्हें इंटरमीडिएट समझ में आता है तो फाइनल में क्या प्रोडक्ट बनेगा ये भी तुम देख के बता सकते हो, खाली देख के, और ये 6 इफेक्ट लगा के। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। कितने टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं वे? 30-40 टाइप के हैं, है ना। और रोज नई नई रिएक्शन आती है उसमें, और भी मुझे 30-40 तक पता है, ठीक है, एग्जैक्टली गिना नहीं कितना, पर 30-40 के बीच में आते हैं इंटरमीडिएट। पर अपने सिलेबस में सिर्फ 4 रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिनके बारे में पढ़ना है, और बाकी रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में नहीं पढ़ना। ठीक है, लिखो। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट में पहला कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। दूसरा है कार्बेनायन। तीसरा है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। और चौथा है कार्बीन, CARBENE, कार्बीन। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, नाइट्रीन होता है, ऑक्सीजोकैटायन होता है, नाइट्रोकैटायन होता है, बहुत सारे। मतलब इंटरमीडिएट लिखवाने बैठे तो बहुत सारे इंटरमीडिएट बनेंगे। पर बेंजाइन होता है, बेंजाइन बेंजाइन नाम सुना होगा तुमने, पता नहीं, है ना, बेंजाइल कार्बोकैटायन, और भी बहुत सारे होते। ठीक है, पर जैसा कि मैंने बताया कि अपने को कितना के बारे में पढ़ना है, बस यही 4 के बारे में पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, लिखो कार्बोकैटायन। और अभी जो पांचों इफेक्ट मैंने पढ़ाया है, पांचों इफेक्ट कौन कौन सा? स्टेरिक हिंड्रेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट, एरोमेटिक इफेक्ट और हाइपरकंजुगेटिव इफेक्ट। इन पांचों इफेक्ट को यूज करेंगे इनका स्टेबिलिटी बताने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को काउंट क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रिएक्शन के इंटरमीडिएट को स्टेबल नहीं करता है, वो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, वो सिर्फ रेट को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे जब मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तब। ठीक, अभी फिलहाल के लिए कार्बोकैटायन देखते हैं। तो जैसे मान लें कि कार्बन है और इसमें 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, XYZ, अरे यार खत्म हो गया, W। और W की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? ज्यादा। तो ये जो बॉन्ड है वो किसकी तरफ टूटेगा? W की तरफ की कार्बन की तरफ? तो W की तरफ टूटेगा तो यहां से क्या निकलेगा? W-। और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा वे? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कोई पूछे कितने बॉन्ड पेयर हैं तो क्या बताओगे? अरे बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। और लोन पेयर एक भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या स्ट्रक्चर होता है? समय समाप्त हो गया क्या? 5 मिनट है ना? ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि नहीं सर अब हो गया, अब थक गए, अब समोसे की स्मेल आ रही है, अब पढ़ाई ना हो पाएगी। नहीं, अगली क्लास में पढ़ा।